नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धिति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से लगभग हर किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्थानीय स्वशासन के बारे में। MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 5 के अंतर्गत यह टॉपिक दिया हुआ है और इस टॉपिक से संबंधित लगभग सभी फैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इसका स्क्रीनशॉट और इसके कलरफुल नोट्स मैंने तैयार किए हैं, शॉर्ट नोट्स, जिनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिति एजुकेशन पर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें राज्य या प्रांतों को छोटे छोटे प्रशासकीय खंडों या उपखंडों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जनता स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करती है और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है। तो चलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानते हैं कि कहाँ से यह कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो प्राचीन काल में चोल साम्राज्य पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि चोल साम्राज्य था, वहाँ पर पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि चोल साम्राज्य से यह व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत होती है। अब बात आती है कि इसके पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? तो इसके पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त के पंचायती राज का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है और गुप्त काल में गांव जो थी वह शासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था या इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन जो चोल साम्राज्य था वहाँ से पूर्ण स्वायत्त ग्रामीण शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ से इस व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं आधुनिक काल में। 1882 में ब्रिटिश काल के टाइम पे लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित उल्लेखनीय प्रयास किए। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1919 में पंचायतें जो थी वो प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1935 में जो पंचायतें थी उनको प्रांतीय सूची में सम्मिलित कर लिया गया। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। उसी समय संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य चलता है। तो संविधान सभा से संबंधित एक टॉपिक जो है यूनिट 6 के अंतर्गत, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो गांधी जी जो हैं वह पहले से ही ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। यानी कि गांधी जी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। गांधी जी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठ के राज्य चलाने में नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो जो गांधी जी के समर्थक रहे होंगे संविधान सभा में, तो उनके द्वारा एक मांग की गई होगी कि संविधान में इस पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी जाए। लेकिन जो अंबेडकर जी थे वह इसके खिलाफ थे। यानी अंबेडकर जी का कहना था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इससे भारत का विकास नहीं हो सकता, बल्कि इस पंचायती राज व्यवस्था में गांव के जो प्रबल या शक्तिशाली लोग हैं वह इसका अतिक्रमण कर लेंगे। यानी कि वह इसके प्रमुख बन जाएंगे और जो पिछड़े लोग हैं या जो दलित लोग हैं इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए वह डॉक्टर अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे। तो जब संविधान सभा में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंतर्गत आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब जब 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यानी कि गांधी जी की जयंती के दिन से ही 2 अक्टूबर 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जनता की भागीदारी के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को
शुरुआत की गई थी विकास खंड को इकाई माना गया था। लेकिन जब जनता की भागीदारी इसमें नहीं दिखी, जनता ने इसमें भाग नहीं लिया इस कार्यक्रम में, तो यह कार्यक्रम जो है असफल रहा। फिर इसके एक साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। इसका उद्देश्य भी यही था कि अधिक से अधिक जनता की भागीदारी इसमें हो सके, लेकिन यह भी विफल रहा। जब ये दोनों कार्यक्रम विफल रहे तो इन दोनों कार्यक्रम के द्वारा जो कार्य किए होंगे उनकी जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। यानी कि इस समिति को, जो कार्यक्रम चलाए गए थे उनकी जांच करने के लिए इस समिति को गठित किया जाता है, और यह समिति उसकी जांच करने के बाद में यह सिफारिश करती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना चलाई जाए। यानी कि इस समिति का जो मुख्य बात जो रहती है वह रहती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना चलाई जाए। लेकिन यानी कि जो लोकतंत्र है उसको विकेंद्रीकरण यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वह उसके 3 स्तर पर यह व्यवस्था लागू की जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इस समिति के द्वारा सिफारिश की गई। अब जब इस समिति की जो सिफारिश थी उसको सरकार ने 1958 में स्वीकार कर लिया गया, और इसके बाद में राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। ठीक उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू की जाती है, और इसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी वह थी कि द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाई जाए। यानी कि जो बलवंत राय मेहता की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसको समाप्त करके द्विस्तर प्रणाली अपनाई जाए, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। यानी कि इनका मानना था कि ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर की जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद तीसरी समिति है LM सिंघवी समिति। यह इम्पोर्टेंट समिति है। इस समिति का गठन होता है 1986 में, और स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर संरक्षण प्रदान किया जाए। यानी कि पहली बार LM सिंघवी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात इस समिति के द्वारा कही गई। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, और 64वां संविधान संशोधन करने के प्रयास से 1989 में एक यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, जो लोकसभा से तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा से वह पारित नहीं हो पाता। तो इसके बाद में फिर PV नरसिंह राव की सरकार आती है। उस समय 73वां संविधान संशोधन 1992 यानी कि उस समय बिल को प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक को। वह 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हो जाता है, और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है, और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, और 24 अप्रैल 1993 को यह देश में प्रभावी हो जाता है। यानी कि 24 अप्रैल को यह सारे देश में लागू हो जाता है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 जब यह संविधान संशोधन हुआ, उस समय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को रखा गया। यानी कि पंचायतों को क्या क्या काम करने हैं, यह उस 29 विषय उस 11वीं अनुसूची में जोड़े गए, और अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 ओ तक। यानी हिंदी में 243 अणा तक और अंग्रेजी में ओ तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। लगभग 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। अब जो 73वां संविधान संशोधन था 1992, इसका अनुपालन करने वाला मध्य प्रदेश
पहला राज्य है, यानी कि इस संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो 30 दिसंबर 1993 को पारित हो जाता है और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की इसमें स्वीकृति मिल जाती है और 25 जनवरी से यह गजट में प्रस्तुत हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात, यानी कि 1957 में एक 15 सदस्यीय समिति बनती है काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में, जिसे पांडे समिति भी कहते हैं। तो यह समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण करती है, यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिशें की थी उसी का अनुसरण यह समिति करती है। और इस समिति की सिफारिश होती है कि ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाएं और अन्य स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हों। तो इस समिति की सिफारिशों को विधानसभा ने 1962 में पारित कर दिया गया और 1962 में ही इसे लागू किया गया, जिसे हम पंचायती राज अधिनियम 1962 के रूप में जानते हैं। यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1962 लाया गया और उस समय ग्राम स्तर के चुनाव ही हो पाए, यानी कि बाकी जो पंचायतें थी ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर उनके चुनाव नहीं हुए, केवल ग्राम स्तर के ही चुनाव हो पाए। इसके बाद 1977 में केंद्र में जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो उस समय पुनः ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं। इसके बाद 1977 में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद समिति का गठित की जाती है और ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को अधिक सत्ता सौंपने की सिफारिश यह समिति करती है। यानी कि 1977 में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद समिति का गठन होता है और यह समिति की सिफारिश होती है कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को अधिक से अधिक सत्ता सौंपी जाए। इसके बाद में जो मंत्री परिषद समिति थी, इसकी सिफारिशों के अनुरूप ही एक सरलीकृत पंचायती एक्ट बनाया गया। यानी कि जो मंत्री परिषद समिति थी इसी के अनुरूप एक सरलीकृत पंचायत एक्ट बनाया गया। लेकिन इस एक्ट के पारित होने तक, जो एक्ट बनाया गया इसके पारित होने तक सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अध्यादेश राज्य में लागू कर दिया गया 1981 में। यानी कि यह जो सरलीकृत पंचायती एक्ट बनाया गया था यह पारित होने तक, यानी इसके पारित होने के पहले ही सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायती अध्यादेश 1981 में लागू कर दिया गया राज्य में। और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है वह सबसे पहले 1985 में लागू की गई। तो अब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है लगभग 1000 से अधिक की आबादी पर, यानी कम से कम 1000 आबादी होनी चाहिए तभी ग्राम पंचायत का गठन होगा। इसमें वार्ड होंगे, 10 से 20 वार्ड होंगे। पंच जो है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, और सदस्य का जो चुनाव है वह भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया गया है। यानी कि इसके द्वारा जो सरपंच और जो उप सरपंच हैं उन्हें अविश्वास के द्वारा हटाया जा सकता है। एक वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत में जो है एक वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए। और सचिव इसका शासकीय कर्मचारी होता है। जो सचिव होते हैं वह ग्राम पंचायत के शासकीय कर्मचारी होता है। अब हम बात करते हैं विकास खंड स्तर पर, यानी कि जनपद पंचायत के बारे में। तो 5000 की आबादी पर इस जनपद पंचायत का गठन होता है। वार्ड होते हैं 10 से 25 और सदस्यों की संख्या भी 10 से 25 होती है, जिसमें सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सांसद यानी उस क्षेत्र के सांसद, विधायक इसके पदेन सदस्य होते हैं
और मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सीईओ होता है, यानी कि सीईओ जो होता है इसका मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयनित होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है 50,000 की आबादी पर। वार्ड होते हैं 10 से 35, सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25 और सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्य का रूप में जो चुनाव होता है वह दोनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब जिला पंचायत में जो पदेन सदस्य होते हैं वह होते हैं सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष और कलेक्टर इसके पदेन सदस्य होते हैं। वहीं आईएएस अधिकारी आईएएस जो अधिकारी होता है वह कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अनुच्छेद के बारे में। तो पहला है 243, जिसमें दिया गया है परिभाषाएं। परिभाषाएं मतलब जैसे ग्राम सभा की परिभाषा दी हुई है, पंचायत की परिभाषा या जिला की परिभाषा, इसके अंतर्गत परिभाषाएं दी हैं। 243 के क में दिया हुआ है ग्राम सभाओं के बारे में, 243 के ख में दिया हुआ है पंचायतों के गठन, 243 के ग में दिया है पंचायतों की संरचना के बारे में, 243 घ में दिया हुआ आरक्षण के बारे में, यानी कि SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। 243 के इंगा में अवधि दी हुई है, यानी कि 5 वर्ष इसकी अवधि होती है। 243 के चा में दिया हुआ है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। 243 के छा में दिया हुआ है पंचायत की शक्तियों के बारे में। 243 जा में दिया हुआ है कर अध्यारोपित करने की शक्ति। जहाँ में दिया हुआ है वित्त आयोग का गठन, यानी कि 5 वर्ष का जो अंतिम वर्ष है उसमें राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं 243 के अणा में दिया हुआ है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में। वहीं 243 के टा में दिया हुआ है पंचायतों का निर्वाचन, यानी कि इसमें दिया हुआ है पंचायतों के निर्वाचन के बारे में। अंग्रेजी में 243 का और हिंदी में टा, यानी इंग्लिश में के और हिंदी में टा। इसके बाद है 243 के ठा में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 के डा में दिया हुआ है कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, यानी कि कुछ क्षेत्र है जहाँ पे यह व्यवस्था लागू नहीं होती है, जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती। 243 के दामे हैं विद्यमान विधि पंचायतों का बना रहना और अणा में दिया हुआ है निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी कि जो चुनाव से संबंधित जो भी मामले होंगे उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में जो भी वर्णन है वह इसमें दिया गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसका चुनाव जो है राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि कई बार कंफ्यूज होता है कई बच्चों को कि जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वह भी राज्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं, तो यह गलत है। यानी कि विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वह जो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा विधायकों के या विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। जो राज्य के द्वारा जो चुनाव होते हैं वह पंचायतों के चुनाव राज्य के द्वारा करवाए जाते हैं। 243 के या टा में इसके बारे में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 14 जून 1994 को होती है पहली बार, यानी कि प्रथम बार मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 14 जून 1994 को होती है। अगला है पंचायतें भंग होती हैं तो चुनाव 6 माह के अंदर कराने होंगे, यानी कि पंचायतें अगर किसी स्थिति में भंग होती हैं तो उनके चुनाव 6 माह के अंदर कराने होते हैं, अगर उनका कार्यकाल 6 महीने से अधिक का बचा है तो। अगला है मध्य प्रदेश ने पंचायती राज्य संस्थाओं में 2007 में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ा के 50% किया गया है, यानी महिलाओं को पहले 1/3 आरक्षण दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने 2007 के बाद 7 में महिलाओं का आरक्षण जो है 50%
कर दिया गया है 30% से बढ़ाकर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।